बात कर लेते हैं भाषा विवाद की। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके ने हिंदी भाषा की एंट्री रोकने का जो एजेंडा चलाया है, आज उस एजेंडे की हवा निकालने वाला एक बड़ा दमदार तर्क दक्षिण भारत से ही सामने आया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, तेलुगु स्टार पवन कल्याण हैं। जिस तरीके से हिंदी के पक्ष में वो खड़े हुए और जो लॉजिक उन्होंने दिए, उसके बाद से स्टालिन के खेमे में तो जैसे खामोशी छा गई है। మాట్లాడితే సంస్కృతాన్ని తిడతారు, హిందీని మీరు రుద్దుతున్నారు, సౌత్లో దక్షిణాదిని అంటారు, తమిళ్ హిందీ రాకూడదు అంటుంటే నాకు అనిపించింది మనసులో ఒకటే, అప్పుడు తమిళ సినిమాల్ని హిందీలోకి డబ్ చేయకండి, అదే న్యాయం. పనిచేసే వాళ్ళందరూ మనకి బీహార్ నుంచి రావాలి, కానీ హిందీని ద్వేషిస్తానంటే ఎట్లా? ఇవన్నీ మారాలి కదా. అందుకని భాషల్ని ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదు. ये पवन कल्याण हैं, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार माने जाते हैं। इनकी साफ गोई ऐसी कि जो कहते हैं डंके की चोट पर। पवन कल्याण का ताजा बयान तमिलनाडु में सुलग रही हिंदी विरोध की राजनीति पर है। जब सीएम स्टालिन हिंदी विरोध के नाम पर दक्षिणी राज्यों का क्लब बनाने में लगे हैं, तब पवन कल्याण ने एक सवाल से स्टालिन को आईना दिखा दिया है। पूछा है, तमिलनाडु के नेता एक तरफ हिंदी का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ तमिल फिल्मों को हिंदी में डब कराकर पैसे कमाते हैं, ऐसा क्यों? ये पाखंड नहीं तो क्या है? हिंदी से पूरे दक्षिण भारत को डराने की स्टालिन की राजनीति के लिए पवन कल्याण का ये सवाल बड़ा झटका है। कई दिनों से स्टालिन की राजनीति एक सूत्री कार्यक्रम पर चल रही है, वो है नई शिक्षा नीति के 3 भाषा फॉर्मूले का विरोध। स्टालिन हवा बना रहे हैं कि केंद्र तमिलनाडु पर हिंदी थोप रहा है, जिससे तमिल भाषा को खतरा है। वैसे द्रविड़ राजनीतिक दलों का हिंदी विरोध नया नहीं है, इसका इतिहास 6 दशक पुराना है, जिसकी दुहाई देकर वोटों की फसल काटी जाती है। Hindi since 1938, we had passed a legislation in the state assembly that the Tamil Nadu will always follow 2-language formula because of the advice and suggestions by the experts in education, not actors. So the bill was passed way back in 1968 when Pawan Kalyan was not even born. मुमकिन है कि पवन कल्याण गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन डीएमके का हिंदी विरोध कौन सा तमिल हित में है? उसका रूप भी विशुद्ध राजनीतिक है, जिस पर मुहर तमिलनाडु की ही विपक्षी पार्टी AIDMK भी लगा रही है। DMK seems to have taken this as a political opportunity to play dirty politics around this. Pawan Kalyan linking business, Tamil movies should not be dubbed in Hindi, that's purely business. That has nothing to do with the cultural fabric of a state. So NEP gives a door for a third language to come into the state, and we see it as a backdoor entry for Hindi to come and sneak in and dominate in due course of time, which the central government run agencies have already done in Tamil Nadu. नई शिक्षा नीति को थोड़ी देर किनारे भी कर दें तो पवन कल्याण की बात में कुछ तो दम है। తమిళ్ హిందీ రాకూడదు అంటుంటే నాకు అనిపించింది మనసులో ఒకటే, అప్పుడు తమిళ సినిమాల్ని హిందీలోకి డబ్ చేయకండి, అదే న్యాయం. పనిచేసే వాళ్ళందరూ మనకి तमिल की वो फिल्में जो हिंदी में डब होने के बाद ब्लॉकबस्टर साबित हुई, हिंदी के दर्शकों में हिट और सुपरहिट बनी, करोड़ों रुपए की कमाई की, उनका अंक गणित भी आपको दिखाएंगे। अभी आप तमिलनाडु से आने वाले उन कलाकारों को देखिए जिनके बिना हिंदी सिनेमा पूरा नहीं होता। वैजयंती माला, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, रेखा और श्रीदेवी, इन सभी सदाबहार अभिनेत्रियों का रिश्ता तमिलनाडु से है, उसी प्रदेश से जहां के मुख्यमंत्री इन दिनों हिंदी विरोध में भारतीय मुद्रा के प्रतीक को भी बदलने पर उतारू हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, सूर्या, विजय, अजीत कुमार, धनुष, विक्रम, विजय सेतुपति, कार्ति और विजय कुमार की अदाकारी हिंदी फिल्मों के दर्शकों में भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी कि तमिलनाडु में।
तभी तो मूल रूप से तमिल फिल्म इंडियन जब हिंदी में डब होती है तो ब्लॉकबस्टर बन जाती है। 1996 में हिंदी भाषा में डब इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। इसी तरह से 2010 में तमिल से हिंदी में डब एंथिरन भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। जबकि 2018 में तमिल से हिंदी में डब फिल्म 2.0 ने सारे कीर्तिमान तोड़ डाले और 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट मानी गई। 2022 में तमिल से हिंदी में डब फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट भी सुपरहिट रही और करीब 27 करोड़ रुपए की कमाई की। साल 2023 में इसी तरह लियो फिल्म भी सुपरहिट रही और 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। तमिल फिल्में हिंदी में डब हो, उनसे करोड़ों रुपए की कमाई करें, इस पर किसी को ऐतराज भी नहीं। यही वजह है कि पवन कल्याण तमिलनाडु के नेताओं को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, जिनका बीजेपी समर्थन कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और सरकार वहाँ पर लोगों को रोजगार देने में विफल हुई है। इसलिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए कभी करेंसी के ऊपर बात करते हैं, करेंसी से जो मार्क है उसको हटाने की बात करते हैं, कभी डिलिमिटेशन की बात करते हैं और कभी भाषा की बात करते हैं। तमिलनाडु की सरकार में कांग्रेस भी साझेदार है, ऐसे में वो भी संभल कर ही सही, लेकिन डीएमके के सुर में सुर मिला रही है। ये जो भाषा का मामला है ये बहुत सेंसिटिव है, इसका लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है और अगर किसी तरह से वहाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू करना है तमिलनाडु में या किसी भी स्टेट में, तो वहाँ के राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए। वहाँ नई शिक्षा नीति में 3 भाषा की पढ़ाई मोदी सरकार के दिमाग की उपज नहीं है। ये फॉर्मूला पहले ही कांग्रेस सरकारों से ही विरासत में मिला है। आरोप लग रहे हैं डीएमके सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इसे तमिल बनाम हिंदी और दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत का रंग दे रही है। भाषा जो है संवाद की जननी होती है, विवाद का कारण नहीं हो सकती वो भाषा। और भाषा के माध्यम से कोई व्यक्ति अगर राजनीति करके और देश को बांटने की कोशिश करे तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी घृणित और देश विरोधी मानसिकता है। मैं इस बात पर गर्व है तमिल संस्कृति पर, तमिल भाषा पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए आप दूसरों को ऊपर जबरदस्ती जो है वो उसका अपमान करने लग जाओ। भाषा को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने का जरिया बनाना चाहिए। तमिलनाडु के बच्चे भी अगर फर्राटेदार हिंदी इंग्लिश बोलें और इसी तरह से हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे भी बेहिचक इंग्लिश और तमिल या कोई अन्य दक्षिण भारतीय भाषा बोले पढ़ें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ऐसे दौर में जब काशी तमिल संगमम हो रहा है, तब हिंदी विरोध की द्रविड़ राजनीति न तमिलनाडु के लिए अच्छी है और न ही देश के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।